हेलो दोस्तों, EORO करंट अफेयर सीरीज के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। पार्ट 2 शुरू करने से पहले महत्वपूर्ण सूचना, मुलान एकेडमी आपके लिए EORO 2023 के लिए एक शानदार टेस्ट सीरीज लेके आई है, जिसका पहला टेस्ट लाइव हो चुका है और दूसरा टेस्ट है वो 17 अप्रैल को लाइव होगा, तीसरा 21 अप्रैल, फिर 25 अप्रैल, 29 अप्रैल, 6th टेस्ट 1 मई को, 7वां 4 मई को, फिर 7 मई, 10 मई और 11 मई को 10th टेस्ट लाइव हो जाएगा। तो आशा करते हैं आप इस सीरीज में जल्दी से जल्दी इनरोल कर लोगे। द लिस्ट ऑफ मोस्ट पावरफुल इंडियंस किसने जारी करी? समाचार पत्र है, एक न्यूज़पेपर है, उसका नाम है द इंडियन एक्सप्रेस। उसके द्वारा 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची जारी की गई। पहले नंबर पे कौन है? तो नन अदर देन प्रधानमंत्री मोदी साहब इसमें पहले नंबर पे है। सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है इंडिया में? मोदी साहब है। उसके बाद में तो अपने मोटा भाई अमित शाह दूसरे नंबर पे हैं और तीसरे नंबर पे है विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब। तो मोस्ट पावरफुल इंडियन मोदी, फिर अमित शाह, फिर जयशंकर। और किसके द्वारा ये जारी किया गया? तो ये द इंडियन एक्सप्रेस समाचार पत्र के द्वारा इस सूची को, इस लिस्ट को जारी किया गया। आगे देखते हैं। INS एंड्रोथ क्या है? एक एंटी सबमरीन क्राफ्ट है और इसे लॉन्च किया गया हाल ही में। कहाँ से? कोलकाता से। तो INS एंड्रोथ क्या है? एक एंटी सबमरीन क्राफ्ट है और कहाँ से लॉन्च किया गया? तो कोलकाता से इसे लॉन्च किया गया। आलिया मीर, ये सुर्खियों में रही, चर्चा में रही, कारण इनको वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया गया। क्या काम करती है? तो देखो, वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार इनको दिया गया है तो कहीं ना कहीं ये वन्य जीवों से संबंधित है, बिल्कुल। तो ये वन्य कर्मी है। और कौन से राज्य से संबंधित है आलिया मीर जी? तो हमारा उत्तर क्या होगा? जम्मू कश्मीर से इनका संबंध है। जस्टिस रमेश सिन्हा, इनको छत्तीसगढ़ राज्य का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई है। भारत की चाय है कांगड़ा चाय, इसे यूरोपीय यूनियन का GI टैग दिया गया है। अच्छा, कांगड़ा चाय को क्या भारत में भी GI टैग मिल चुका है? बिल्कुल मिल चुका है। कब मिला? 2005 में। यानी 2005 में कांगड़ा चाय को भारत में GI टैग मिल चुका था, लेकिन अभी हाल ही में यूरोपियन यूनियन द्वारा यानी EU के द्वारा इसे GI टैग प्रदान किया गया है, यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया है। किसे? कांगड़ा चाय को। और कांगड़ा का संबंध कौन से राज्य से है? तो अपना हिमाचल प्रदेश होगा। T20 क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट की उपलब्धि हासिल किसने करी है? यानी T20 क्रिकेट के अंदर इंटरनेशनल मैचों की बात कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा विकेट किसके नाम है? तो अभी साकिब अल हसन, इनका संबंध है बांग्लादेश से। वैसे ये ऑलराउंडर है, लेकिन इन्होंने दुनिया में सबसे ज़्यादा T20 के अंदर विकेट लिए हैं। कितने विकेट ले लिए हैं? 136 विकेट उन्होंने अब तक ले लिए हैं और इनसे ज़्यादा विकेट किसी ने भी अभी तक नहीं लिए हैं T20 की बात करें तो। भोपाल के अंदर आयोजित की गई निशानेबाजी वर्ल्ड कप 2023 और इसमें भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता और एकमात्र गोल्ड मेडल जीता था भारत के लिए, वो थे सरबजोत सिंह। और कौन से इवेंट में इन्होंने ये गोल्ड मेडल जीता है? तो इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता है। सरबजोत सिंह का संबंध कौन से खेल से है? तो ये निशानेबाज है। और इन्होंने ISSF भोपाल में कौन सा पदक जीता? तो आंसर क्या होगा? इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और कौन से इवेंट में जीता है? 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने पदक जीता है। इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप ये स्थापित किया गया और इसकी विशेषता क्या है? एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है। कहाँ पे स्थापित किया गया? नैनीताल में। और नैनीताल कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। तो एक बार रिपीट करते हैं, इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ पे स्थापित किया गया? नैनीताल। और नैनीताल उत्तराखंड में। और इसकी विशेषता क्या है कि एशिया के अंदर इससे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप अभी तक स्थापित नहीं किया गया है। ठीक है। एबल पुरस्कार गणित का नोबेल कह सकते हैं इसे, यानी गणित के क्षेत्र में, मैथमेटिक्स के क्षेत्र में सबसे शानदार काम करते हैं उनको एबल पुरस्कार दिया जाता है। और इस बार का एबल पुरस्कार किसे दिया गया है? लुइस ए कैफरेली। किसे दिया गया है? ये कैफरेली नाम है इनका, इनको दिया गया है। कौन से देश से संबंधित है कैफरेली साहब? तो इनका संबंध है अर्जेंटीना से। कैफरेली साहब का संबंध कौन से देश से है? अर्जेंटीना से। और कौन सा पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ है? तो एबल पुरस्कार इन्होंने जीता है। करनाल हरियाणा के वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही शानदार काम किया है और इन्होंने पहली बार गिर नस्ल की है ना
उसका टेस्ट ट्यूब बेबी क्लोन बना लिया है कह सकते हैं। और उसका नाम क्या दिया है, तो इन्होंने उस क्लोन का नाम दिया है, जो गिर नस्ल की गाय है उसका क्लोन बनाया है, उसका नाम दिया है गंगा। तो गंगा का संबंध किससे है, तो गंगा एक गिर नस्ल की बछड़ी है जिसको करनाल हरियाणा के वैज्ञानिकों द्वारा वैज्ञानिक तरीके से उत्पन्न किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय एंटी सबमरीन वॉरफेयर अभ्यास का नाम है सी ड्रैगन। ये कहाँ आयोजित किया गया, तो सी ड्रैगन जो अभ्यास है वो एक्चुअली नेवल अभ्यास है, सबमरीन वॉरफेयर अभ्यास है, और आयोजन इसका किया गया ग्वान में। और ग्वान कहाँ है, ग्वान एक द्वीप है जो अमेरिका में यानी यूएसए के अंदर अवस्थित है, यानी यूएसए का पार्ट है। हॉकी इंडिया मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इस बार किसे दिया गया है, मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तो ये गुरबख्श सिंह साहब को दिया गया है। अच्छा, मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया किसके द्वारा जाता है, तो भारत में जो हॉकी के लिए सर्वोच्च संस्था है जिसे हम हॉकी इंडिया कहते हैं, इसके द्वारा दिया जाता है। और किसे दिया गया है, गुरबख्श सिंह को दिया गया है। नई दिल्ली में आयोजित IBA वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023, इसमें भारत ने 4 गोल्ड मेडल जीते। कितने, 4 गोल्ड जीते। कौन कौन जीते, एक तो सावित्री बुरा जीते, क्या नाम है, सावित्री बुरा, एक नीतू गंगास, एक निखत जरीन और एक लवलीना बोरगेहन। तो इन चारों ने वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो कि आयोजित कहाँ की गई थी, तो अपने देश की कैपिटल यानी नई दिल्ली में ही इसे आयोजन किया गया था। और इसमें भारत को 4 गोल्ड मेडल जिताए हैं सावित्री बुरा, नीतू गंगास, निखत जरीन, लवलीना बोरगेहन। तो नीतू, निखत और लवलीना इनसे तो आप परिचित हो, लेकिन एक नवीन नाम आया है वो है सावित्री बुरा। तो प्रश्न इस प्रकार बन सकता है कि सावित्री बुरा जी का संबंध कौन से खेल से है, तो आपका उत्तर क्या होगा, ये बॉक्सिंग से संबंधित है। अब देखो, अभी अभी ऑस्कर अवार्ड दिए गए और सबसे ज्यादा ऑस्कर अवार्ड इस बार किसे प्राप्त हुए, तो सबसे ज़्यादा ऑस्कर अवार्ड है वो इस बार के जो विभिन्न कैटेगरीज होती है उसमें से 7 कैटेगरीज के अंदर एक मूवी है, मूवी का नाम है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। इस मूवी ने 7 ऑस्कर जीते हैं। अच्छा, एक ऑस्कर का कौन सा एडिशन था, ये देखो 95th एडिशन था। इस बार ऑस्कर है ना काफ़ी चर्चा में रहे। चर्चा में रहने का कारण क्या है, क्योंकि भारतीयों ने इस बार ऑस्कर अवार्ड्स में बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल की है। कैसे, तो एक सॉन्ग है नाटू नाटू, आप सब लोगों ने देख रखा होगा इसको और सुन भी रखा होगा। तो इसको सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग के रूप में पुरस्कृत किया गया है। ये आपके सामने चित्र दिख रहा है, ये रामचरण हो गए, ये जूनियर NTR हो गए, ये नाटू नाटू डांस कर रहे हैं। और इसरो ने हाल ही में 36 सैटेलाइट को लॉन्च किया है। ठीक है, कितने सैटेलाइट, 36 सैटेलाइट। और कौन से रॉकेट के माध्यम से इसरो ने ऐसा किया है, ये LVM-3 रॉकेट है, उसके माध्यम से इसरो ने 36 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित कर दिया गया। अब इन 36 सैटेलाइट का संबंध कौन सी कंपनी से है, तो एक कंपनी का नाम है वन वेब कंपनी। इसके ये 36 सैटेलाइट थे जिसको इसरो ने अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक स्थापित किया है और रॉकेट का उपयोग किया है MVM-3 रॉकेट का। हाल ही में लोकतंत्र रिपोर्ट 2023 जारी की गई। ठीक है, कौन जारी करती है लोकतंत्र रिपोर्ट, डेमोक्रेसी रिपोर्ट, तो ये देखो वीडेम नाम की एक इंस्टीट्यूशन है, संस्था है वीडेम, वेराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी इसकी फुल फॉर्म कह सकते हैं। वी का मतलब वेराइटीज, DM का मतलब डेमोक्रेसी। कब जारी की गई ये रिपोर्ट, तो ये मार्च के महीने के अंदर ही रिलीज की गई थी। और कौन से देश इसमें टॉप पे रहा है, तो इस वीडेम रिपोर्ट 2023 के अंदर जो डेनमार्क है वो सबसे टॉप पे रहा है। और सबसे लोएस्ट कौन रहा है, सबसे लास्ट में कौन रहा है, तो वो देखो उत्तर कोरिया है, वो लोकतंत्र रिपोर्ट 2023 में लास्ट में रहा है। और इस रिपोर्ट में बताया गया कि विश्व की है ना ओनली 13% पॉपुलेशन, ओनली 13% पॉपुलेशन है वो उदार लोकतंत्र में रहती है, यानी लोकतंत्र वहां पे अच्छी तरह से फल फूल रहा है, ओनली 13%। और कम उदारवादी एरिया में लगभग 72% पॉपुलेशन है जहाँ पे लोकतंत्र उतना कारगर नहीं है, मतलब लोगों को लोकतांत्रिक अधिकार वहाँ बहुत कम मात्रा में मिले हुए हैं। जैसे चाइना हो गया, उत्तर कोरिया हो गया, ऐसे विभिन्न देश हैं। भारत के लिए भी रैंक उतनी शानदार नहीं है, यानी भारत के लोकतंत्र को भी ये रिपोर्ट वाले अच्छा नहीं मानते। कैसे कहते हैं, तो देखो इन्होंने एक लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स निकाला जिसमें भारत की स्कोर रैंक लगाई 97, मतलब
डेमोक्रेसी के मामले में एलडीआई रिपोर्ट में भारत का स्कोर कितना है? 97 नंबर पे है। वही ईडीआई है, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स, तो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत की जो रैंक है वो है 108वीं। ठीक है, तो ईडीआई में भारत की रैंक 108 और एलडीआई में 97 नंबर की रैंक है। तो इसे अच्छी रैंक तो नहीं कह सकते, लेकिन देखो विदेशियों को वास्तविक स्थिति का पता नहीं है, वो वहाँ से अपनी विजन बता रहे हैं, तो उसमें और वास्तविकता में काफ़ी डिफरेंस होता है। भारत में लोकतंत्र के इतने बुरे हालात तो कतई नहीं है। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया, इनको साथ मिलाते हैं और इन तीनों को यूनाइट करते हैं तो एक शब्द आता है ऑकस। इनके मध्य एक समझौता हुआ है, किस बात को लेके? परमाणु पनडुब्बी को लेके। देखो दिक्कत, अब आप इन तीन देशों को देखोगे, अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया को दिक्कत किससे? चाइना से है। ठीक है, अमेरिका चाइना का शीत युद्ध कह सकते एक तरीके से चल रहा है, और ब्रिटेन अमेरिका का बहुत ही नज़दीकी अलाय है। तो हिंद प्रशांत क्षेत्र के अंदर चाइना का जो आक्रामक रवैया है ना, इससे इन तीनों को दिक्कत है। तो ये समझौता किया जिसमें 2030 तक 3 अमेरिकी वर्जीनिया क्लास की परमाणु पनडुब्बी है ना, वो ऑस्ट्रेलिया खरीदेगा 2030 तक, और 2027 तक अमेरिका अपनी 2 पनडुब्बियों को ऑस्ट्रेलिया के तटों पर तैनात करेगा। यानी 2030 में तो 3 वो खरीद लेगा ऑस्ट्रेलिया, और 2027 तक तब तक क्या करेगा, बोलेगे तब तक हमारी पनडुब्बी तुम्हारे यहाँ लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तब तक तुम किराया देते रहना। ये कह दिया ऑस्ट्रेलिया को किसने? अमेरिका ने। अभी हाल ही में एक गणना जारी की गई, कौन सी? GBBC। क्या है GBBC? ग्रेट बैकयार्ड पक्षी गणना 2023। इसके अंदर बैकयार्ड पक्षी आइडेंटिफाई किए गए, यानी जिनकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। कितनी? 1069 प्रजातियां आइडेंटिफाई की गई, और इस प्रकार की यानी विलुप्त होती है, जिनको संकटापन्न कह सकते हैं, 1069 प्रकार की प्रजातियां प्राप्त की गई है। और सबसे ज़्यादा प्रजातियां कहाँ पे अवस्थित है इस प्रकार की? कोलंबिया में। दूसरे नंबर पे इक्वाडोर में। आप एक चीज़ नोटिस करोगे, कोलंबिया, इक्वाडोर, दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका अमेजन के घने जंगल। तो कह सकते हैं कि इस प्रकार के पक्षियों की सर्वाधिक आबादी किधर है? अमेजन के घने जंगलों में। उसके बाद में अब इंटरेस्टिंग बात, पहली बार दूसरे स्थान पे तो हो गए दक्षिण अमेरिका, विश्व के फेफड़े जिसे हम कहते हैं, कौन से? अमेजन के घने जंगल वाले देश हैं। लेकिन तीसरे स्थान पे कौन आ रहा है? तो देखो अपना प्यारा भारत है, वो 3rd नंबर पे आ रहा है इसमें GBBC रिपोर्ट के अंदर। अगर हम भारत में देखें इस रिपोर्ट के आंकड़ों को, तो देखो सबसे टॉप पे कौन सा है? सबसे टॉप पे पश्चिम बंगाल, जहां पे 495 टाइप की जो बैकयार्ड पक्षी पाए गए हैं। उत्तराखंड में 428 से 2 नंबर पे है। तीसरे नंबर पे अरुणाचल, 407 प्रजातियां यहाँ पे पाई जाती हैं। तो इसको समराइज करने का प्रयास करते हैं। GBBC 1069 प्रजातियों को आइडेंटिफाई किया गया, सबसे ज़्यादा कोलंबिया में, भारत का स्थान तीसरा। उसके बाद अगर भारत में इस रिपोर्ट के आंकड़ों को देखते हैं तो टॉप पे पश्चिम बंगाल और 498 स्पेसीज यहाँ पे पाए गए हैं। फीफा के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिए गए 2022 के लिए, किसे देंगे? सबसे बेस्ट खिलाड़ी कौन होगा? तो सीधी सी बात है, वन एंड ओनली लियोनेल मेसी। तो इन्होंने वंस इन ए लाइफ टाइम होने वाला काम कर दिखाया, और अर्जेंटीना को इस बार इन्होंने फुटबॉल चैंपियन बना ही दिया। तो सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी की दौड़ में तो इनके सामने कोई था ही नहीं, तो इनको मिलना था। अब हम बात करेंगे सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी, तो एलेक्सी पुटेलस नाम है इनका, ये बार्सिलोना से खेलती है। वैसे अगर देश की बात करें तो स्पेन से इनका संबंध है। इनको सबसे बेस्ट महिला खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है, पुटेलस, याद रखो आप। उसके बाद में गोलकीपर, तो देखो मार्टिनेज है ना, मार्टिनेज को सबसे टॉप का गोलकीपर का अवार्ड दिया है, और मार्टिनेज को ही मिलना चाहिए, क्योंकि अगर अर्जेंटीना को इस बार वर्ल्ड कप में किसी ने जिताया है, मेसी का योगदान तो है, लेकिन शूट आउट में क्या हुआ था? शूट आउट में मार्टिनेज ने ही वो गोल बचाए थे। तो बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड किसे मिलेगा? मार्टिनेज को मिलेगा, और इनको ही दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में महिला गोलकीपर की बात करें तो ये मेरी एरप्स है। कौन है? मेरी एरप्स। और इनका संबंध कौन से देश से है? तो इनका संबंध है इंग्लैंड से। और फीफा प्लेयर फेयर प्ले अवार्ड ये किसे दिया गया है? तो लुका लोकोसिविक नाम है इनका, इनको दिया गया है। और सबसे शानदार गोल किसने किया है? तो मर्सिन ओलेक्सी नाम है, इन्होंने सबसे टॉप का मजेदार गोल किया था, तो इनको ये अवार्ड दिया गया है। आपको ध्यान कौन सा रखना है? बेस्ट गोलकीपर, बेस्ट पुरुष खिलाड़ी, बेस्ट महिला खिलाड़ी, ये आपको ध्यान रखने हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इसके बाद अच्छा 28 फरवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि देखो रमन है ना,
सीवी रमन साहब, उन्होंने इसी दिन यानी 28 फरवरी को रमन प्रभाव की खोज करी थी। इसके उपलक्ष्य में इनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इस कारण 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इस बार की राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम क्या थी? तो ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। क्या है? ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग, ये थीम रखी गई है इस बार के राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की। वैसे देखो, इसकी थीम याद करने का तरीका, विज्ञान दिवस राष्ट्रीय है लेकिन जो थीम में नाम क्या है? ग्लोबल आया है, तो इससे आप ऐसे रिलेट कर सकते हो। उत्तर पूर्व का यानी नॉर्थ ईस्ट का पहला बायोगैस संयंत्र परियोजना स्थापित की गई है। यानी नॉर्थ ईस्ट में इससे पहले कोई बायोगैस संयंत्र परियोजना स्थापित नहीं की गई थी और पहली बार की गई है। कहाँ पे? कामरूप में। और कामरूप कहाँ, कौन से राज्य में अवस्थित है? तो ये अपने असम राज्य में अवस्थित है। और असम के सीएम पता ही है आपको कौन है? तो मतलब देखिए, मान लीजिए फ्यूचर के गृह मंत्री कह सकते हैं इनको, हेमंत बिश्व शर्मा साहब है, वर्तमान में असम राज्य के मुख्यमंत्री है। और इस बायोगैस संयंत्र की बात करते हैं तो इसकी क्षमता कितनी है? तो 5 टन प्रतिदिन, यानी ये बायोगैस संयंत्र है 5 टन प्रतिदिन बायोगैस उत्पादित करेगा। बायोगैस के बारे में आप जानते हो, ये जैव गैसों का मिश्रण होता है। मुख्य रूप से मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन इसमें शामिल होते हैं। क्या कैसे बनता है? तो कृषि अपशिष्ट मान लो, खाद ले लो, नगर पालिका का कोई ठोस है उनको देख लो, ठोस का मतलब अपशिष्ट, पौधों की सामग्री, वहित मल, जीव अपशिष्ट, इनको मिला दो, कच्चे माल ले लो और इससे नवीकरणीय ऊर्जा बन जाएगी। तो मतलब 2 फायदे हो रहे हैं। एक तो आपका जो कचरा है वो उपयोग में आ रहा है और उसके बाद में आपको रिन्यूएबल एनर्जी उससे प्राप्त हो रही है। 19वें राष्ट्रीय राष्ट्रमंडल संसदीय संघ, शॉर्ट में गए तो सीपीए, भारत जोन 3 का सम्मेलन आयोजित किया गया। कहाँ पे? सिक्किम में। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो अपने लोकसभा अध्यक्ष है, इन्होंने राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की भी अध्यक्षता इस बार की थी। जोन 3 में कौन कौन से जिले शामिल, राज्य शामिल आते हैं? तो असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा। ये कह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट के जो महत्वपूर्ण राज्य हैं, ये वार्षिक राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के जोन 3 में शामिल है। टाटा समूह ने 5 सत्रों तक WPL माने वुमेन प्रीमियर लीग, इसका जो स्पॉन्सर है वो बन गया है। कौन बन गया है? टाटा, क्योंकि टाटा IPL था इस बार वुमेन्स का। तो देखो, इस बार IPL वुमेन WPL, जिसे हम वुमेन IPL नहीं कहेंगे, उसे उसका नाम है WPL। और WPL इस बार किसने जीता है? तो देखो, मुंबई इंडियंस ने जीता है इस बार WPL। और इसकी कप्तान कौन थी? तो हरमनप्रीत है, वो मुंबई इंडियंस की कप्तान थी जिन्होंने WPL जीता है। और टाटा IPL WPL का तो स्पॉन्सर है ही है, तो IPL का स्पॉन्सर कौन है बताओ? बिल्कुल, टाटा समूह IPL का भी स्पॉन्सर है और WPL का भी स्पॉन्सर है। फिक्की के नए महासचिव बनाए गए हैं। किसे बनाया गया है? शैलेश पाठक को। फिक्की माने फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये फिक्की का फुल फॉर्म है। फिक्की के प्रेसिडेंट कौन है? अगर महासचिव तो शैलेश पाठक साहब बन गए, लेकिन इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो संजीव मेहता साहब है, ये फिक्की के प्रेसिडेंट है। फिक्की की स्थापना कब की गई? 1927 में, यानी 1927 में फिक्की की स्थापना की गई। हेडक्वार्टर कहाँ फिक्की का? तो नई दिल्ली के अंदर फिक्की का हेडक्वार्टर है। ठीक है। और फिक्की के नए महासचिव कौन बने? ये न्यूज़ महत्वपूर्ण है, तो ये आपको ध्यान रखना है, शैलेश पाठक साहब है। 13वीं राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप आयोजन किया गया और इसे जीता किसके द्वारा? मध्य प्रदेश के द्वारा। फाइनल में इन्होंने किसको हराया? महाराष्ट्र को हराया। फाइनल में जो प्लेयर ऑफ द मैच रही वो रही करिश्मा यादव, टॉप की गोलकीपर सोनल मींज, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रही प्रतिभा आर्य। लेकिन आपको यहाँ से पिकअप क्या करना है? तो आपकी जो पिकअप लाइन होगी वो होगी कि 13वीं राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप आयोजित की गई। इसमें जीता कौन? तो MP जीता इस बार। ठीक है। हॉकी की जो महिला चैंपियनशिप राष्ट्रीय स्तर की हुई है उसमें MP यानी मध्य प्रदेश विजेता रहा है। MIRA माइलेट इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस, पहल की बाजरा की खपत और उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया। यानी जो ये माइलेट इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस है, ये कैंपेन शुरू किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? बाजरा को प्रोत्साहित करना, ताकि बाजरा की खपत बढ़े, बाजरा का उत्पादन बढ़े। क्यों? तो कारण है 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ माइलेट के रूप में घोषित किया गया है। 2023 को बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है, इस कारण इसका आयोजन किया गया है।
बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र के गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक की मेजबानी किसके द्वारा किया गया? तो बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र के जो गवर्निंग बोर्ड है उसकी पहली बैठक की मेजबानी भारत के द्वारा की गई। बिम्स्टेक में कौन कौन से देश शामिल है इस पे बात करें तो देखो भारत तो होगा ही होगा क्योंकि मेजबानी भारत कर रहा है। उसके अलावा बांग्लादेश है, उसके अलावा भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। अब आप इसमें एक चीज़ नोटिस करोगे, क्या ये भारत के पड़ोसी देश है लेकिन पाकिस्तान नहीं है? नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया? ये सार्क का सप्लीमेंट है, बिल्कुल सार्क का सप्लीमेंट की तरह ही ट्रीट कर सकते हैं इसे। बाकी तो हालांकि इनका जो मुख्य उद्देश्य है सार्क का अलग है, इसका अलग है, लेकिन कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये इसको सार्क का सप्लीमेंट की तरह उपयोग किया जा रहा है क्योंकि भारत अब सार्क पे उतना ध्यान नहीं दे रहा है। केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान जो बेंगलुरु है वहाँ पे इसका आयोजन किया गया। बिम्स्टेक की जो ऊर्जा केंद्र की गवर्निंग बोर्ड की बैठक है इसका आयोजन बेंगलुरु के अंदर किया गया। जीएसएमए गवर्निंग लीडरशिप अवार्ड 2023 इस बार किसे दिया गया? ये तो जीएसएमए गवर्निंग लीडरशिप अवार्ड 2023 इस बार भारत को दिया गया। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस है वो हर वर्ष 1 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। इस बार की थीम क्या है? भविष्य की पीढ़ियों की सुरक्षा और सुरक्षा के लिए दुनिया के अग्रणी उद्योग विशेषज्ञों को एक साथ करना। एक बार फिर से देखते हैं, कॉम्प्लेक्स हो गया, भविष्य की पीढ़ियों की सुरक्षा करना ये एक हो गया। उसके बाद में सुरक्षा के लिए दुनिया के जो अग्रणी उद्योग विशेषज्ञ हैं उनको एक जगह करना। पीढ़ियों की सुरक्षा करना कैसे करेंगे? जो उद्योग विशेषज्ञ हैं उनको एक जगह कर लो। ठीक है, ये किसकी थीम है? विश्व नागरिक दिवस की थीम है। और कब मनाया जाता है? 1 मार्च को। पहली बार कब मनाया गया? तो साल 1990 में पहली बार मनाया गया। रायसीना डायलॉग, और इस बार इसका 8वां एडिशन था। तो कहाँ आयोजित किया गया रायसीना डायलॉग? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। कहाँ पे? नई दिल्ली में। उद्घाटन कौन करेगी रायसीना डायलॉग के? तो इसका उद्घाटन पीएम मोदी साहब के द्वारा किया गया। इस बार मुख्य अतिथि कौन थे? तो इटली की जो प्रधानमंत्री है जॉर्जिलिया मेलोनी। तो मेलोनी याद रखो आप, मेलोनी मैडम है, ये रायसीना डायलॉग का जो 8th एडिशन है इसमें मुख्य अतिथि थी। रायसीना हिल्स जहाँ पे हमारा राष्ट्रपति भवन अवस्थित है वहीं पे ये आयोजित किया जाता, तो इसलिए इसे रायसीना डायलॉग कहते हैं। इसका विषय क्या था? तो देखो, उकसावा, अनिश्चितता, संकट और तूफान में जलता दिया, इस तरह से इसकी थीम थी। और इसका इंग्लिश थोड़ा अच्छा होगा और हिंदी तो देखो क्या है, उकसावा, अनिश्चितता, संकट, तूफान में जलता दिया। रायसीना संवाद किसके लिए आयोजित किया जाता है? भू रणनीति और भू राजनीति पर भारत का एक सम्मेलन है। इसमें भारत भू रणनीति और भू राजनीति पर फोकस करता है। पेप्सिको इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। किसे बनाया गया है? तो पेप्सिको का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वो बनाया गया है रणवीर सिंह को। और पेप्सिको की भी टैगलाइन है राइज अप बेबी। ठीक है, तो इसको इस एड में इस शब्द का उपयोग किया गया है, राइज अप बेबी। आयुष मंत्रालय के पहले चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। चिंतन शिविर वो किसका? आयुष मंत्रालय का। आयोजन कहाँ किया गया? असम में। असम में कहाँ पे? जो अपना काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है जो एक सिंह के गेंडे के लिए फेमस है, वहां पे इसका आयोजन किया गया। पहला सत्र आयुष में डिजिटल स्वास्थ्य और प्रौद्योगिकी विषय पे था। अब इसको इतना डीप नहीं देखते हैं क्योंकि इसका दूसरा सत्र था, उसमें अलग बात थी, तीसरे सत्र में अलग बात थी। इतना ध्यान रखो, आयुष मंत्रालय का जो चिंतन शिविर है वो कहाँ आयोजित किया गया? तो हमारा उत्तर होगा असम में। और डीप पूछे तो असम में भी कहाँ? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। वैभव फेलोशिप योजना, अब राष्ट्रीय विज्ञान दिवस था, उसी के सम्मान में भारत सरकार ने वैभव फेलोशिप योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य क्या है? तो वैभव फेलोशिप का उद्देश्य है जो दुनिया के जो शीर्ष प्रदर्शन करने वाले संस्थान है, अकादमिक संस्थान है, वहाँ पे रिसर्च को बढ़ावा देना और भारत के जो उच्च शिक्षा संस्थान है उनकी अनुसंधान क्षमता को बढ़ाना। यानी भारतीय लोगों को देना कि वो बाहर जाके कार्य कर सके और बाहर के लोगों को ये अवसर देना कि वो इंडिया में आके कार्य कर सके। पात्र कौन है? तो अगर बाहर के लोग होंगे उनका रिलेशन भारत के साथ है वो यहाँ आ सकते हैं। जैसे NRI, नॉन रेजिडेंट इंडियन कहते हैं जिसे हम। एक होते हैं PIO, ये होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन या भारतीय मूल के व्यक्ति। एक होते हैं OCI, ये होते हैं भारत के विदेशी नागरिक। तो ये होते हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो अब NRI, PIO, OCI, अब ये सारी क्या है, इनकी डिटेल में अगर आप जानकारी चाहते हो तो हमने एक बेहद ही शानदार कोर्स लॉन्च कर रखा है स्काई वन, जिसमें हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, इंडियन हिस्ट्री को, वर्ल्ड हिस्ट्री को, जो भी पोर्शन स्काई वन के लिए हमने सिलेबस डिसाइड कर रखा है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो उसमें इन चीज़ों को बहुत ही विस्तार से डिटेल से बताया जाएगा।
तो उस कोर्स में इनरोल कर लो अपने आप को। बेहद ही शानदार कोर्स है आपके बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो ये लोग हैं, उन्हें किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में पीएचडी करनी हो, एमडी करनी हो, तो इसके लिए आ सकते हैं। उसके लिए जो फेलोशिप का नाम दिया गया उसका नाम है वैभव फेलोशिप। चौथा, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव, इसका आयोजन किया गया कहाँ पे? तो सीधी सी बात है, अपने जो संसद का सेंट्रल हॉल है वहाँ पे ये आयोजन किया जाता है। इस बार ये चौथा एडिशन था। और इस बार का विषय क्या था, सब्जेक्ट क्या था? तो एक बेहतर कल के लिए विचार, विश्व के लिए भारत, ये इस बार की थीम थी, विषय था। इसका उद्देश्य तो देखो, संसद महोत्सव है, उद्देश्य लोकतंत्र को मजबूत करना है और छात्र समुदाय को, मतलब जो छात्र होते हैं वो इसमें भाग लेते हैं, तो छात्र समुदाय को ये बताना कि संसद में एक्चुअली काम कैसे होता है। तो उन्हीं को जैसे मंत्री बना दिया जाता है, उनको बोलने के लिए अवसर दिया जाता है और उनको ये बताया जाता है कि संसद का कामकाज कैसे होता है। वो खुद एज ए सांसद ट्रीट करते हैं अपने आप को। और देश के 150 स्थानों पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 748 जिलों के 2.01 लाख, मतलब लगभग 2 लाख लोगों ने इसमें भाग लिया था। बाद में उनमें से कुछ प्रक्रिया के माध्यम से अंतिम व्यक्ति चुने जाते हैं जो यहाँ पे संसद में आ पाते हैं। भारत लगातार 5वें वर्ष इंटरनेट शटडाउन की वैश्विक सूची में रहा शीर्ष पर। इसका तात्पर्य क्या है कि भारत में आए दिन, मतलब आए दिन तो नहीं, आजकल तो वैसे नहीं होता इतना, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इंटरनेट ठप कर दिया जाता है। जैसे रीट वगैरह की एग्जाम होती है तब इंटरनेट बंद कर दिया जाता है, किया गया ना। तो इस मामले में दुनिया में टॉप पे इंटरनेट को बंद करने में कौन है? अपना प्यारा भारत है। और किसने कहा है? तो वैश्विक डिजिटल अधिकार समूह एक्सेस नाउ और कीप इट ऑन, ये डेटा इकट्ठा करते हैं और इन्होंने पूरी दुनिया के डेटा इकट्ठे किए। उसके आधार पे कहा कि भारत है ना, भारत ने 2022 में 84 टाइम शट डाउन किया है इंडिया में, यानी इंटरनेट की कनेक्टिविटी बंद रखी है। और ये किसी भी बाकी देश से बहुत ज़्यादा है। और सबसे ज़्यादा अब 84 में से ना 84 में से 49 दफ़ा तो इन्होंने जम्मू कश्मीर में उपयोग किया है। ओनली जम्मू कश्मीर में 49 दफ़ा इसका इंटरनेट शटडाउन का उपयोग किया है। अगर बात करें हम आंकड़ों की, तो भारत के अंदर 84 दफ़ा उपयोग हुआ 2022 में और 2021 में 107 दफ़ा शटडाउन हुआ। इसका मतलब इस बार पिछली बार के मुकाबले तो हमने बेहतर प्रदर्शन किया है, मतलब कम शटडाउन किए। और ग्लोबल शटडाउन की बात करें तो लगभग 187 शटडाउन हुए हैं, जिसमें से 84 तो इंडिया में ही हो गए। एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस हो रही है, कहाँ पे आयोजित हो रही है? ये श्रीनगर में, श्रीनगर यानी जम्मू कश्मीर में आयोजित हो रही है। कहाँ से कहाँ तक जाएगी ये साइकिल रेस? तो एक कश्मीर से शुरू होगी, कश्मीर से जाएगी कन्याकुमारी। और इसकी विशेषता क्या है? ये 3655 किलोमीटर ये साइकिल रेस चलेगी। और एक और स्पेशलिटी है इसके अंदर कि इसमें एक महिला प्रतिभागी भी भाग ले रही है, ये पूछा जा सकता है। तो इनका नाम क्या है? तो जो एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस हो रही है, जो श्रीनगर से प्रारंभ होकर कन्याकुमारी जाएगी, जिसकी कुल लंबाई 3655 किलोमीटर होगी, इसमें जो एकमात्र महिला प्रतिभागी भाग ले रही है उनका नाम है गीता राव। क्या है? गीता राव इनका नाम है। सिन्यूमेत्री, ये क्या है सिन्यूमेत्री? तो सिन्यूमेत्री एक युद्ध अभ्यास है। कौन कौन से देशों के मध्य आयोजित किया जाता है? तो ये अपने एक तो भारत, एक होता है अपना जापान, इन देशों की वायुसेना है, इसके द्वारा ये सिन्यूमेत्री अभ्यास किया जाता है। नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति बने, कौन बने बोलो? तो इनका नाम है बोला, तो बोला टिनुबू इनका नाम है। ये ऑल प्रोग्रेसिव कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं। ये पार्टी आपको याद रहे ना रहे, लेकिन इनका नाम जरूर याद रखना है। नाम है इनका बोला, और इन्होंने बोला टिनुबू, ये नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। और नाइजीरिया की राजधानी है अबूजा। नाइजीरिया की करेंसी की अगर बात करते हैं तो नाइजीरिया की करेंसी है नाइजीरियाई नायरा। क्या है? नायरा। कैपिटल अबूजा। अब नाइजीरिया के एक यूट्यूबर भी है, काफ़ी फेमस है, क्या खाब काम नाम है उनका, वो आप पता होगी क्योंकि आप अक्सर स्क्रॉल करते रहते हो। अडानी ग्रुप की जांच के लिए विशेषज्ञ समिति नियुक्त हुई है। अडानी ग्रुप चर्चा में रहा, क्यों? क्यों देखो एक रिपोर्ट आई थी, कौन सी? हिडनबर्ग रिपोर्ट, और उसके कारण अडानी ग्रुप सुर्खियों में आया। एक बार उनके शेयर्स की वैल्यू डाउन हो गई, लेकिन देखो जो हीरोज़ होते हैं वो कभी गिरते नहीं है। उन्होंने वहाँ से स्थिति को संभाला और वापस अपनी स्थिति को मेंटेन कर लिया। अब मतलब सरकार पे प्रेशर पड़ा कि इनकी जांच होनी चाहिए, कहीं ना कहीं हो सकता है ये नेगेटिव इम्पैक्ट करें। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, एक 6 सदस्य की समिति बनाई। उन्होंने कहा कि आप अडानी ग्रुप की जांच करो। तो ये समिति किसकी अध्यक्षता में बनी है? तो ये समिति बनी है अभय मनोहर सप्रे की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? अभय मनोहर सप्रे की अध्यक्षता में बनी है।
अब आप कह दोगे कि हमारा इसका सॉफ्ट कॉर्नर क्यों है, अडानी ग्रुप के प्रति मैं पॉजिटिव बातें क्यों बोल रहा हूँ? तो कारण ये है भाई साहब, अगर जैसे मान लीजिए कोई भी एक देश होता है, इतनी बड़ी अगर कोई कंपनी कोलैप्स वगैरह करती है इस तरह से नेगेटिव इम्पैक्ट से, तो फिर पूरी इकोनॉमी पे नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। कैसे? तो आपने देखा होगा 2008 में मंदी क्यों आई थी, लेमन एंड लेमन ब्रदर्स, वो बैंक कोलैप्स हो गया था, और उस बैंक के खिलाफ कोलैप्स होते छोटे छोटे बैंक कोलैप्स होने शुरू हो गए। तो ये अगर इतनी बड़ी, अगर अडानी ग्रुप जैसी कंपनी अगर कोलैप्स हो जाएगी तो फिर इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। तो सरकार इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगे की पॉलिसी बनाती है। नागालैंड की पहली महिला विधायक कौन सी बनी है, कौन बनी है सॉरी, तो देखो पहली महिला विधायक, ये एक नहीं है दो है, क्योंकि दोनों एक साथ ही बनी है। क्या नाम है? हेकानी जखालू, और दूसरे का नाम है सोल्होनुओनु क्रुश। क्या नाम है? सोल्होनुओनु क्रुश। एक का नाम है हेकानी। तो आप क्या याद रखो, हेकानी एक है, दूसरे का नाम है क्रुश। हेकानी और क्रुश है नागालैंड की पहली महिला विधायक बनी है। ठीक है। पोर्टर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? तो भारत का एक मंत्रालय है, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, इनको पोर्टर पुरस्कार 2023 से नवाजा गया है। सियांग उनिंग महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो अरुणाचल प्रदेश है अपना राज्य, मतलब सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पे ये त्यौहार मनाया गया। कौन सा त्यौहार का नाम है? सियांग उनिंग त्यौहार। और कैसा त्यौहार है? तो देखो मौसम की, नए मौसम की शुरुआत होती है, खेती वगैरह करने शुरू करते, तो इसके लिए मनाते हैं। तो एग्जाम में प्रश्न क्या बनता है? सियांग उनिंग त्यौहार का संबंध कौन से राज्य से है? और ऑप्शन में दे देंगे असम, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा और कर्नाटक। तो आपका उत्तर क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। भारत में विकसित पहली डीएनए वैक्सीन किसके उपचार के लिए? डेंगू होता है ना, उसके उपचार के लिए पहली डीएनए वैक्सीन बनाई गई है। और किसने विकसित की है? विकसित भारत ने की है, लेकिन भारत के साथ में भारत का सहयोग किया अफ्रीका ने, इसके अलावा अमेरिका ने। और यहाँ के 9 इंस्टीट्यूशंस थे, उन्होंने हेल्प करी। किसकी? तो भारत के लिए जो इंस्टीट्यूशन काम कर रहा था इस कड़ी में, उसका नाम है नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज, जो कि बंगलुरु में स्थित है। उन्होंने कार्य किया मुख्य रूप से। बाकी 9 संस्थान जो कि भारत से, अफ्रीका से और अमेरिका से संबंधित है, इन्होंने इसका सहयोग किया। वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं। वियतनाम के नए राष्ट्रपति किसे बनाया गया है? तो वो वान थुओंग साहब है, इनको वियतनाम का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। वियतनाम के राष्ट्रपति तो वो वान थुओंग बन गए, ठीक है, लेकिन वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो वियतनाम के प्रधानमंत्री बने हैं, प्रधानमंत्री ऑलरेडी है फाम मिन चिन। क्या नाम है? फाम मिन चिन। वहाँ की कैपिटल, वियतनाम की कैपिटल है हनोई। और वियतनाम की मुद्रा बहुत ही इंटरेस्टिंग है, डोंग। क्या है? डोंग है, वियतनामी डोंग, वो वियतनाम की मुद्रा है। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया। इस बार की थीम क्या थी? वन्यजीव संरक्षण के लिए साझेदारी। क्या थीम थी? वन्यजीव संरक्षण के लिए साझेदारी। और वन्यजीव संरक्षण दिवस मनाया क्यों जाता है? तो दुनिया के वन्यजीवों और वनस्पतियों के बारे में जागरूक करने के लिए वन्यजीव संरक्षण दिवस मनाया जाता है। प्लेयर ऑफ द ईयर, भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश, जो प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया एशियाई शतरंज महासंघ के द्वारा, किसे दिया गया? तो डी गुकेश को दिया गया। डी गुकेश भारतीय ग्रैंड मास्टर है, जिनको प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड से नवाजा गया एशियाई शतरंज महासंघ के द्वारा। एशियाई शतरंज महासंघ का मुख्यालय कहाँ पे है? तो अल एन नाम की जगह है, जो कि यूएई में, यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर है, जहाँ पे इसका एशियाई शतरंज महासंघ का मुख्यालय है। एशियाई शतरंज महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो सुल्तान बिन खलीफा अल नाहयान, ये है वर्तमान में एशियाई शतरंज महासंघ के अध्यक्ष है। और प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? भारतीय ग्रैंड मास्टर है डी गुकेश, इनको यह अवार्ड प्रदान किया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप खोज लिया है। कहाँ पे मिला है? तो जगन्नाथ मंदिर है ना ओडिशा के अंदर, वहाँ पे मिला है। और इस स्तूप की जो लंबाई है वो 4.5 मीटर है, और ये लगभग कह सकते हैं कि 1300 साल पुराना है। तो आज से 1300 साल पीछे जाएंगे, 2000 सन चल रहा है, तो लगभग 700 ईस्वी के आसपास है, या तो 7वीं ईस्वी मान लो या 800 ईस्वी मान लो, इसके आसपास का ये बौद्ध स्तूप है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। हमारा लक्ष्य, हमारा शून्य नुकसान, ये इसकी थीम है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस थीम क्या है? हमारा लक्ष्य शून्य नुकसान। और संगठनों में औद्योगिक सुरक्षा के बारे में शिक्षित करने के लिए सुरक्षा अभियान का नेतृत्व करने का आग्रह करती है। अब बताओ एनएसए कौन है भारत के? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? राष्ट्रीय सुरक्षा मतलब एडवाइजर कौन है? तो अपने अजीत डोवाल साहब है, वो वर्तमान में एनएसए इंडिया के। दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रेस बैरियर बाहुबल्ली वाणी वरोहा हाईवे
कहाँ बनाया गया है? तो ये विदर्भ महाराष्ट्र के अंदर इसे स्थापित किया गया है। और कितना लंबा है? तो ये 200 मीटर लंबा है। पहली बार भारत है वो जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप का विजेता बन गया है, यानी भारत ने जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप जीत ली है और भारत ने ऐसा पहली बार किया है। कहाँ आयोजित की गई है कबड्डी चैंपियनशिप जूनियर लोग बच्चों की? तो ये ईरान के उर्मिया नाम की जगह है, वहाँ आयोजित की गई। और इसकी एक इंटरेस्टिंग बात, ये पूरे वर्ल्ड कप जैसा माहौल था कबड्डी का जूनियर का, लेकिन भारत इतने सारे मैचों में एक भी मैच नहीं हारा, सारे के सारे मैच जीते। फाइनल में किसे हराया? तो देखो ईरान के अंदर ये प्रतियोगिता हो रही थी, ईरान में को ही फाइनल में हराया है, 41-33 से हराया है बच्चों ने। सशस्त्र सीमा बल की नई डीजी बनी है कौन? रश्मि शुक्ला। रश्मि शुक्ला है, इनको सशस्त्र सीमा बल की नई डीजी नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो सीमा शुक्ला का संबंध किससे है? ये एसएसबी की नई डीजी बनी है। ठीक है। सुरक्षित शहर परियोजना कहां से शुरू की गई? तो सुरक्षित शहर परियोजना है ये कर्नाटक से शुरू की गई और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो अपने मोटा भाई अमित शाह के द्वारा सुरक्षित शहर परियोजना की शुरुआत की गई। इस परियोजना के द्वारा 632 करोड़ रुपए की परियोजना है और जो कर्नाटक के अंदर शहरों के महिलाएं हैं उनको सुरक्षित करना इसका उद्देश्य है। कैसे करेंगे? तो देखो सीसीटीवी लगा देंगे, उसके अलावा एक मोबाइल कमांड यूनिट स्थापित कर देंगे, जहाँ पे किसी महिला को कोई दिक्कत होगी तो फ़ोन करो, फटाफट उनको सहायता मिल जाएगी। और पुलिस जांच में महिलाओं को प्रायोरिटी देंगे। इस प्रकार से ये सुरक्षित शहर परियोजना शुरू की गई है, कर्नाटक से इसकी शुरुआत की गई है, उद्घाटन अमित शाह के द्वारा किया गया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 23। फ्रिंजेक्स कौन कौन से देशों के मध्य किया जाता है? तो ये भारत और फ्रांस के मध्य किया जाने वाला सैन्य अभ्यास है। कहाँ आयोजित किया गया फ्रिंजेक्स 2023? तो फ्रिंजेक्स 2023 ये तिरुवनंतपुरम यानी केरल के अंदर आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कौन से महीने में आता है? मार्च में। ठीक है, कौन सी तिथि को? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है। इस बार की अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम क्या थी? तो इम्ब्रेस इक्विटी, यानी समानता को गले लगाओ, इम्ब्रेस इक्विटी। ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2023 की थीम थी। और ये प्रश्न एग्जाम में आ सकता है, स्पेशली इसको ध्यान रखना थीम को। विश्व बैंक ने वुमेन बिजनेस एंड द लॉ रिपोर्ट 2023 जारी की है। तो जो वुमेन बिजनेस एंड लॉ रिपोर्ट है वो कौन जारी करता है? तो ये अपना विश्व बैंक जारी करता है। और भारत ने इसमें से 100 में से 74.4 स्कोर किया है। कौन कौन सी चीज़ें इसमें ध्यान रखी जाती है? तो गतिशीलता, कार्यस्थल, वेतन, विवाह, पितृत्व, उद्यमिता, संपत्ति और पेंशन, ये फैक्टर्स है जिनका इसमें उपयोग किया जाता है। भारत ने कितना स्कोर किया है? तो इसमें भारत ने 100 में से 74.4 स्कोर किया है। हर पेमेंट डिजिटल मिशन, तो हर पेमेंट डिजिटल मिशन है, ये किसके द्वारा शुरू किया गया? तो हर पेमेंट डिजिटल होना चाहिए, इसके लिए जो मिशन है ये आरबीआई के द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? कि मतलब हम कैश लेन देन को खत्म कर दे और पेमेंट हो वो कैसे हो? डिजिटली हो। विषय क्या था? हर किसी के लिए, हर जगह, हर समय इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, ये इसका थीम था। यानी हर कोई कहीं से भी हर समय इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करे, इस बार की थीम रखी गई। और इसको शुरू किसके द्वारा किया गया? आरबीआई के द्वारा इसे शुरू किया गया। अब अपने क्रिकेट के भगवान है यानी सचिन तेंदुलकर है, इनके एक स्टेचू बनाया जाएगा। कहाँ पे? मुंबई का जो वानखेड़े स्टेडियम है ना, वहाँ पे। और इसका अनावरण या तो सचिन के 50वें बर्थडे होगा तब किया जाएगा, या जो वर्ल्ड कप, क्योंकि इस बार 2023 का जो वनडे वर्ल्ड कप है वो भारत में प्रस्तावित है, तो जब मुंबई में मैच होगा तब वहाँ पे इसका अनावरण किया जाएगा। तो कहाँ लगेगा सचिन का स्टेचू? तो ये मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम के अंदर लगेगा। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमन ऑफ द ईयर किसे बनाया गया इस बार? तो बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमन ऑफ द ईयर बनाया गया है मीराबाई चानू को। सॉरी, किसे बनाया गया है? मीराबाई चानू है, इनको बीबीसी इंडियन स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के खिताब से नवाजा गया है। एलिफेंट विस्फरर एक बहुत ही शानदार डॉक्यूमेंट्री मूवी है जिसको इस बार ऑस्कर प्राप्त हुआ है। बहुत बड़ी बात है कि भारत पे बनी हुई मूवी, भारत के लोगों ने इसमें काम किया है और इसे बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म के अवार्ड से नवाजा गया है। ऑस्कर मतलब ये कैटेगरी है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म और इस कैटेगरी में इसे ऑस्कर अवार्ड मिला है। बहुत ही शानदार वेब सीरीज है, लगभग 41-42 मिनट की। अगर टाइम मिले तो आप भी इसको देखना। बाकी पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। और एक बात और ध्यान रखना, आरपीएससी ईओआरओ 2023 के लिए जो कि आपकी एग्ज़ाम नज़दीक है, तो अपने तैयारी का स्तर कैसा है, लेवल को जांच करने के लिए टीम उलान बेहद ही शानदार टेस्ट सीरीज लेके आई है, तो इसको मिस मत करो। ओनली 199 प्राइस है और आपकी तैयारी को स्ट्रेटजाइज करने में ये बेहद
मददगार होगी। बाकी आप खुद समझदार हो। थैंक यू।